हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की मल्हार पुस्तक का चैप्टर 2 जिसका नाम है गोल। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका भावार्थ अच्छे से समझा। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं और सही आंसर के आगे आपको तारा बनाना है। नंबर 1, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, बदले की भावना से नहीं या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं खेलना चाहिए, खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। नंबर 2, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। तो किस लिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू किया गया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। ख अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। अगर आपने ये ही उत्तर चुने हैं तो आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करें कि ये ही उत्तर आपने क्यों चुने। ये ही उत्तर क्यों चुने। पहले प्रश्न में अब हम देखते हैं, पहला प्रश्न जो है उसमें मेजर ध्यानचंद का यह कहना कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं और अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, यह बताता है कि वे खेल को सही भावना से खेलने में विश्वास करते थे, न कि क्रोध या बदले की भावना से। अब जो दूसरा प्रश्न था उसका देखते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर उनके अद्वितीय खेल कौशल के कारण कहा गया क्योंकि उन्होंने खेल के प्रति अपनी गहरी समझ और निपुणता से सभी को प्रभावित किया था। मिलकर करें मिलान। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने उनके अर्थ हैं, इनका आपस में मिलान करना है हमें। नंबर 1, लॉन्स नायक। अब जो ये लॉन्स भारतीय सेना का एक पद, लॉन्स नायक क्या है? भारतीय सेना का एक पद है। लॉन्स नायक भारतीय सेना का एक पद या उसको हम रैंक भी कह सकते हैं। बर्लिन ओलंपिक, बर्लिन ओलंपिक ये वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। ये हो गया नंबर 2। पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट नंबर 5। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल, अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था ये पंजाब रेजिमेंट। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, 2 टीम थी, सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। ये अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल, ये अंग्रेजों के समय का है। नंबर 4, सूबेदार। अब सूबेदार कौन होते थे? स्वतंत्रता से पहले भारतीय सैन्य अधिकारी को दूसरा सबसे बड़ा पद था सूबेदार का पद। ये हो गया नंबर 5। छावनी, छावनी किसे कहते हैं? सैनिकों के रहने का क्षेत्र, सैनिकों के रहने का क्षेत्र क्या कहलाता है? छावनी। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां पर दी गई हैं, आप इन्हें पढ़िए और विचार करिए आपको क्या अर्थ समझ में आता है। अपने कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी पुस्तिका में भी लिखिए। पहला देखते हैं क, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जो आदमी बुरा करता है तो उसके साथ उसे हमेशा डर लगा रहता है, वह किसी भी अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसे हमेशा डर लगा रहता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? इस पंक्ति का मतलब यह है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह हमेशा इस डर में रहता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा होगा। ख, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसका उत्तर देखते हैं, क्या इसका अर्थ होगा?
इस पंक्ति का अर्थ यह है कि ध्यानचंद हमेशा टीम की सफलता को प्राथमिकता देते थे और व्यक्तिगत श्रेय की बजाय टीम वर्क को महत्व देते थे। इसी खेल की भावना ने उन्हें विश्व भर में खेल प्रेमियों का प्रिय बना दिया। वे श्रेय अपने आप नहीं लेना चाहते थे, बल्कि अपने साथ काम करने वालों को भी सफलता का श्रेय दिलाना चाहते थे। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था और किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? क, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी कड़ी मेहनत, लगन और खेल भावना में था। वे हर स्थिति में खेल की मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखते थे। ये था मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य। ख, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? अपने से पहले वो क्या करते थे? दूसरों को रखते थे। ये किन बातों से ऐसा लगता है? इसका उत्तर होगा, ध्यानचंद ने मैदान में अपनी टीम के खिलाड़ियों को गोल का श्रेय करने की आदत बना रखी थी, जो यह दर्शाता है कि वे हमेशा दूसरों को पहले रखते थे। यह उनकी टीम भावना और सहयोग के प्रति समर्पण को दर्शाता है। संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो कौन कह रहे हैं? ये लेखक। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें और दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और फिर ये जो 2 प्रश्न इन्होंने दिए हैं उनके उत्तर दीजिए। अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपनी क्लास के कुछ समूह बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए और उसमें इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। और ख, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा। देख लेते हैं इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची। व्यक्तिगत अनुभव, पहला क्या होगा? व्यक्तिगत अनुभव। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है जो पाठक को उनकी स्थिति से जोड़ता है। खेल भावना, पाठ में खेल भावना का महत्व और इसे बनाए रखने का संदेश दिया गया है। प्रेरणादायक घटना, इस संस्मरण में एक प्रेरणादायक घटना का विवरण है जिसमें ध्यानचंद ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। संवादात्मक शैली, पाठ में एक संवादात्मक शैली अपनाई गई है जिससे यह और भी जीवंत हो जाता है। सिद्धांत और मूल्य, इसमें बताया गया है कि किस तरह से ध्यानचंद ने अपने खेल में मूल्यों को बनाए रखा और उनका पालन किया। शब्दों के जोड़े, विभिन्न प्रकार के शब्दों के जोड़े। यहां पर हम देखेंगे शब्दों के जोड़े, जैसे जैसे, वैसे वैसे। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। तो ये क्या है? ये शब्दों के जोड़े हैं। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं। ऐसे जोड़ों को क्या कहा जाता है? ऐसे जोड़ों को कहा जाता है शब्द युग्म। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा रहती है। ये जो छोटी सी रेखा है ये रहती है शब्द युग्म में, जिसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। इस रेखा को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। आपको क्या करना है? ऐसे ही 5 शब्द युग्म लिखने हैं। देखिए, गांव गांव, रोम रोम, बूंद बूंद, पास पास, अपना अपना, तार तार। के बाद ख, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, धक्का मुक्की और नोकझोंक। लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न है। यहाँ पर दोनों शब्द अलग अलग हैं। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, जबकि यहाँ हमने देखा कि दोनों शब्द एक से थे और यहाँ पर दोनों शब्द अलग अलग हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। तो रहन सहन, लड़ाई झगड़ा, हंसी मजाक, भाग दौड़ और रीति रिवाज। सब ये जो शब्द हैं इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? ये है योजक चिन्ह। ग, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। कौन बोल रहा है? ये लेखक। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है इन्हें ध्यान से पढ़िए। कौन से? हार या जीत, बच्चे व बूढ़े।
हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हार या जीत लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हार जीत बच्चे बूढ़े। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। अब ये जो है शब्द, इनको योजक की सहायता से लिखना है। जैसे अच्छा या बुरा, तो योजक की सहायता से हम कैसे लिखेंगे, अच्छा और योजक चिन्ह लगाएंगे, फिर बुरा। छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा। अमीर और गरीब, अमीर गरीब। उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण। गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य। अमृत या विष, अमृत विष। बात पर बल देना, किसी बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अब यहां पर कैसे बात में बल दिया गया है, ही शब्द से बात पर बल दिया गया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, यहां पर क्या है, एक शब्द कम है। उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया। अब देखते हैं कैसे। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो। बात पर बल देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द न होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। अब यहाँ पर जो ये ही शब्द जोड़ा गया है, यहाँ पर ये ही शब्द नहीं है, तो ही शब्द किस लिए जोड़ा गया है, अपनी बात पर बल देने के लिए। और भी शब्द ऐसे देखते हैं वाक्य, हम लिखेंगे उत्तर में, खेल में तो यह सब चलता ही है। अब यहाँ पर क्या आ गया, ही। बिना ही के कैसे लिखा जाएगा, खेल में यह सब चलता है। उन दिनों भी यह सब चलता था। अब उन दिनों भी चलता था, उन दिनों पर बल दिया गया है यहाँ पर, और उन दिनों यह सब चलता था, दोनों वाक्य सही है, पर यहाँ पर उन दिनों पर बल दिया गया है। इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया, इतना कहते वह खिलाड़ी घबरा गया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, अब मैं पर बल दिया गया है ही कह के। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं करता था। यदि इन वाक्यों में से ही, भी, तो शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य का प्रभाव कम हो जाता है और इसका बल कमजोर पड़ता है। पाठ से आगे, आपकी बात। क, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या बदला लेते? यदि हां तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो संभवतः मैं भी अपने तरीके से बदला लेने की कोशिश करता, लेकिन ध्यानचंद जैसे खेल भावना से भरे हुए तरीके से नहीं। उनका तरीका प्रेरणादायक है। ख, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? बच्चों, आपको बताना है कि आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं। मुझे क्रिकेट और हॉकी दोनों ही खेल बहुत पसंद है। क्रिकेट में विराट कोहली, हॉकी में मेजर ध्यानचंद मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उनकी खेल भावना और अनुशासन प्रेरणादायक है। समाचार पत्र से। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, प्रतिदिन पीछे एक खेल के समाचार का पृष्ठ भी रहता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। तो आपको क्या करना है, पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखना है। ऐसे उनमें खेल की खबर रहती है। जैसे क, पेरिस ओलंपिक 2024 क्लोजिंग सेरेमनी। भारत ने दूसरी बार ओलंपिक में जीते 6 मेडल, लेकिन नहीं टूटा टोक्यो का रिकॉर्ड। इस तरह से खेल की खबर समाचार पत्रों में रहती है। ख, मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता है और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। तो आप इस प्रश्न को स्वयं से करें। इसके लिए संकेत दिए गए हैं। इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। तो ये आप स्वयं से अपनी क्लास में करें। डायरी का प्रारंभ।
कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ होता है, जो उन्होंने देखा होता है, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे कहते हैं डायरी लिखना। क्या आप भी अपने मन की बात और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही आप भी प्रारंभ कर दीजिए। आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य हो या 2 प्रश्न। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। इसे ही कहते हैं डायरी लिखना। देखते हैं डायरी लेखन। पहले आप डेट डालिए, फिर दिन और फिर समय। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आज मैं अपने विद्यालय से लौट रहा था, तभी मैंने रास्ते में एक बच्चे को देखा जो भूखा था। वह जलेबियों की दुकान के बाहर खड़ा होकर ललचाई नजरों से मीठी-मीठी जलेबियों को देख रहा था। तब मैं उस दुकान में गया और मैंने उस बच्चे को जलेबियां खरीद दी। उस बच्चे ने बड़े ही चाव से सारी जलेबियां खा ली और फिर मुझे धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। मुझे भी उस बच्चे की सहायता करके अच्छा लगा और मैं भी अपने घर लौट आया। फिर लास्ट में अपना नाम। इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगता हो आप डायरी लिख सकते हैं। आज की पहेली। यहाँ पर 3 खिलाड़ी दिए गए हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। आपको यहाँ पर पता लगाना है कि कौन सा खिलाड़ी गोल करेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं यहां से। अगर यहां से देखें इस खिलाड़ी का, तो ये यहां से जाकर ये यहां से ये ऐसे करके ये तो इधर से ये वापिस ही आ जाएगा, तो यहां से तो नहीं होगा। और अगर ये वाला खिलाड़ी का देखें तो ये ऐसे यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से ये वापिस ये खेल बंद हो जाएगा, तो गोल तक तो नहीं पहुंच पाएगा। फिर इसका देखते हैं तो ये इस तरह से यहां से आगे जाकर ये इस तरह से इस तरह से ये गोल कर देगा। तो कौन सा खिलाड़ी गोल करेगा? ये वाला खिलाड़ी। ये था पहेली का जवाब। झरोके से। आपने हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। तो अब आप ये जो डांडी या गोथा खेल दिया गया है, इसके बारे में खुद से पढ़ें और जब आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद आगे के प्रश्नों का आप हल कर सकेंगे। जैसे साझी समझ। आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। जो खेल है ये डांडी अभी पीछे दिखाया गया है, इसको आपको पढ़कर इसके नियम अच्छे से समझने हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए। आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। तो अब आपको भी किसी खेल के नियम इस तरह से लिखने हैं कि उसे पढ़कर कोई भी खेल समझ सके और खेल सके। भारत का एक प्रसिद्ध स्वदेशी खेल कबड्डी। यहाँ पर लिख रही हूं मैं कबड्डी खेल के बारे में। यह खेल ग्रामीण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। आइए इसके नियमों पर एक नजर डालते हैं। कबड्डी के नियम। सबसे पहले देखेंगे टीम। कबड्डी में 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक टीम में कुछ अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जिन्हें सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा जाता है। फिर उसके बाद मैदान। कबड्डी का मैदान कैसा होता है? आयताकार। पुरुषों के लिए 13 गुणा 10 मीटर और महिलाओं के लिए 12 गुणा 8 मीटर होता है। मैदान को बीच में एक रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। रेड ऑन डिफेंस। एक टीम से एक खिलाड़ी विपक्षी टीम के हिस्से में जाकर उन्हें छूने की कोशिश करता है, इसे रेड कहा जाता है। रेड करने वाले खिलाड़ी को विपक्षी टीम के हिस्से में कबड्डी कबड्डी कहते हुए बिना सांस छोड़े वापस अपनी सीमा में आना होता है। सांस रोकना। रेड करने वाला खिलाड़ी लगातार कबड्डी कबड्डी बोलते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करता है। अगर वह बिना सांस छोड़े सफलतापूर्वक वापस आ जाता है तो हुए गए खिलाड़ी को आउट माना जाता है, छुए गए खिलाड़ी को।
आउट और अंक। रेड करने वाले खिलाड़ी द्वारा छुए गए प्रत्येक खिलाड़ी को आउट माना जाता है। ये है छुए गए। और रेड करने वाली टीम को अंक मिलते हैं। अगर रेड करने वाला खिलाड़ी विपक्षी टीम के किसी भी खिलाड़ी को छूने में असफल रहता है या विपक्षी खिलाड़ी उसे पकड़कर रोक लेता है तो रेड करने वाला खिलाड़ी आउट माना जाएगा और विपक्षी टीम को 1 अंक मिलेगा। जीत और हार। खेल के अंत में जिस टीम के पास अधिक अंक होते हैं वह जीत जाती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ नियम है। यदि एक टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो इसे लोन कहा जाता है और विपक्षी टीम को 2 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। तो यह है कबड्डी खेल, जिसके नियम यहाँ समझाए गए हैं। आपने जरूर कबड्डी खेल खेला होगा। इसके अलावा आपको जो भी गेम पसंद हो आप उस गेम को और उसके नियम लिख सकते हैं। खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। ये जो सब कुछ दिया गया है बुक में, जो QR कोड दिया गया है उसकी सहायता से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, अब आपको गोल पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि और कौन से पाठ के प्रश्न उत्तर चाहिए, और कमेंट में मुझे यह भी बताएं अगर आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और गोल की तरह लक्ष्य बनाकर उसे हासिल करते रहिए। धन्यवाद।